चलिए आज का क्लास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे मॉडल सेट के बारे में चर्चा करेंगे और यह जो है मॉडल सेट पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो बनाया हुआ है। और इस क्लास के माध्यम से हम लोग जितना भी साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जैक के द्वारा दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे, साथ में उसके ऑप्शन के साथ में अदर क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे। तो अगर ये 40 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से अगर देखते हैं तो 40 से ज़्यादा आपको मतलब 160 के लगभग में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर एक 4 ऑप्शन का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और बने रहिए आप हमारे साथ। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्लास है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मॉडल सेट 2023 झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची के द्वारा ये मॉडल सेट जारी किया गया है, उसी की क्लास की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आज जो हम लोग का सब्जेक्ट है विज्ञान है, साइंस है। और साइंस में तीनों है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, भौतिकी मतलब भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कुछ इसका सामान्य निर्देश दिया हुआ है। तो सामान्य निर्देश की यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए इसमें जो है टोटल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 40 अंक इसमें निर्धारित है। और सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन में देखेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर जो अनिवार्य रूप से आपको देना है। आंसर ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। अगर एक क्वेश्चन अगर छोड़ते हैं तो आपका 1 नंबर कम हो जाता है। आगे है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प, मतलब यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है सबका, और सही विकल्प जो सही है उस विकल्प को आपको चयन करना है, चुनना है। गलत उत्तर के लिए मतलब यदि आप गलत उत्तर दे देते हैं, चाहे कलर कर देते हैं गलत, तो उसके लिए आपको जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब जो सही बनाए हैं उसका नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं, 4 मुख्य बातें हैं यहाँ से हम बता दिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोगों के सामने जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जो ये क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो बहुत सारी शिकायत था कि जो मॉडल सेट जारी किया गया वह हिंदी में जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, तो वैसे छात्र छात्राओं को ज़्यादा यहाँ पे सुविधा मिलेगा। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में जानना चाहते थे क्वेश्चन, तो यहाँ पे दोनों मॉडल में बताया जा रहा है और आंसर भी दोनों में है। इस तरह से कोई परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ द मिरर इन यूज्ड फॉर सेविंग्स। तो हम लोग देखेंगे कि दाढ़ी बनाने में कौन सा मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्यों किया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे दर्पण देखेंगे, तो दर्पण में पहले हम लोग देखेंगे कि दर्पण को यहाँ पे कितने भाग में बांटा गया है। तो गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो अब हम लोग अवतल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, उत्तल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो ये तो अवतल का प्रयोग यहाँ पे आम भाषा में समझ सकते हैं, उत्तल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, नहीं तो इसका फिर जो है इसका वीडियो कराया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे और एक होता है समतल दर्पण, एक है समतल दर्पण। अब समतल जो है इस दर्पण में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका सेविंग करने के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा माना जाता है अवतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर, यहाँ पे आंसर सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध, रिलेशंस बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण मान लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण है, इस तरह से इसका बीच में सेंटर होता है, इसको हम लोग सी से कहते हैं, इसको पोल कहते हैं। और यहाँ पे क्या चीज है, एफ है, फोकस है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आर बराबर क्या होता है, F/2 होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एफ बराबर क्या होता है, R/2। तो यहाँ से यहाँ तक को रेडियस कहते हैं ये, और ये यहाँ से यहाँ तक बोला गया है, तो F बोला गया है। तो F अगर निकालेंगे तो ये रेडियस का हाफ है, बीच में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, F/, मतलब हम लोग को निकालना क्या चाहिए, तो यहाँ से निकालना है F, तो F/, का होगा R/2, मतलब ये रेडियस है, रेडियस को अगर आधा कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, F निकल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है। क्यों सही है यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब उसी तरह से आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। मतलब
विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज इन द प्रोसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है वेव्स, तीसरा है वेवलेंथ और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो आवृत्ति है। आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी है, यह चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि, मतलब फ्रीक्वेंसी है, चेंज नहीं होता। इसका सही जो आंसर है वह फ्रीक्वेंसी है। 1 नंबर इसका सही आंसर है। यह चेंज नहीं होता, बाकी सब का सब क्या होगा? चेंज हो सकता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर विल बी, क्या होगा? -1D, 1D, 2D, 1.5D। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग का क्या होगा? 1D होगा। जब 1 मीटर है तो ये जो इसका पावर क्षमता भी होगा क्या होगा? 1 डायोप्टर होगा। और लेंस का एसआई जो मात्रक होता है क्षमता, उसका डायोप्टर से मेजर करते हैं, डी से मेजर करते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी नंबर होगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लोग देखे कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और इस क्वेश्चन में देखेंगे 1 मीटर अगर फोकस दूरी है, अगर फोकस दूरी 1 है, तो हम लोग इसका देखेंगे पावर बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालना क्या चाहिए, हम लोग का फोकल लेंथ निकालना है। इधर ये चला जाएगा तो हम लोग का कितना मिलेगा? ये 1 मिल जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 4D डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ द कैपेसिटी 4D? 20 सेंटीमीटर जो पहला ऑप्शन है, 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। अब इसका क्षमता दिया हुआ है 4D और कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना होगा ये। अब यहाँ पे 4D और यहाँ पे हम लोग लेंस का फॉर्मूला में इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर अभी यहाँ पे देखेंगे, इसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे पूरा कितना आता है। यहाँ 25 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर होगा। और लेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? 1/f + 1/v + 1/u। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f = 1/v + 1/u। तो ये इस फॉर्मूला में पुट करना है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ? यहाँ पे ये दिया हुआ पावर दे दिया। पावर कितना है? 4D दिया हुआ है। इसको पुट करना है इसमें। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग जस्ट देखे इसमें कि कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है अग्रदीप का हेडलाइट में, मतलब। तो यहाँ पे सही इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है गाड़ी का अग्रदीप में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? द ह्यूमन आई फ्रॉम्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इज कॉर्निया में बनता है, या परितारिका में बनता है, या आइरिस भी कहते हैं, पुतली में बनता है, या दृष्टिपटल रेटिना पे बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दृष्टिपटल होता है, रेटिना पे जो भी होता है। अगर ये हम लोग का आई है, जैसे यहाँ से अगर ये आता है तो ये कहाँ पे ये आके मिलता है? ये रेटिना पे मिलता है। और रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सही ऑप्शन इसका 4 का हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है कि सामान्य नेत्र की दूरबिंदु क्या है? मतलब एक मनुष्य है कितनी दूरी तक देख सकता है? पहला 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। एक स्वस्थ आंख वाला जो व्यक्ति है वह अनंत दूरी तक क्या कर सकता है? देख सकता है। और मिनिमम जो दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे दूर बिंदु बोला गया तो अनंत होगा, और नजदीक बिंदु रहता तो 25 सेंटीमीटर होता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होता है। इसको समझेंगे यहाँ पे बात को। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? हु कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई? रेटिना, क्लीन सर्कल्स, आइरस, पिपल। कौन करता है? दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल, परितारिका और पुतली। तो इसका जो सही आंसर होगा
पुतली करता है। जिसे प्रकाश में आप देखते हैं कि जब छाया से मतलब अंधेरा क्षेत्र से उजाला क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ देर के लिए आंख के सामने अंधेरा छा जाता है, फिर अगर ज्यादा लाइट क्षेत्र से अंधेरे क्षेत्र में आते हैं तो फिर वहां पे दिखाई नहीं देता है। तो ये पुतली के कारण ऐसा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा डी नंबर, मतलब चौथा नंबर पुतली इसका सही आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज इन द ह्यूमन आई? स्ट्रेट और वर्चुअल बनेगा, रिवर्स और वर्चुअल बनेगा, स्ट्रेट और फॉरवर्ड बनेगा, रिवर्स और फॉरवर्ड बनेगा, सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, क्या बनेगा इसका? इसका सही जो आंसर है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा याद रखना है उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी नंबर होगा, डी इसका सही आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोवाट पर आवर निम्न में से किसकी इकाई है? पावर शक्ति की है, एनर्जी ऊर्जा की है, बल की है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की है। तो अब यहाँ पे 1 किलोवाट है तो क्या होगा इसका? तो जब भी हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं तो 1 किलोवाट एनर्जी में मेजर करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर एनर्जी हो जाएगा। पावर को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, विद्युत धारा ये तो अलग हो गया, इसको एम्पियर में मेजर करते हैं। तो सही ऑप्शन इसका कितना होगा? बी नंबर होगा 11 का। 12 देखेंगे, कूलम किसका एसआई मात्रक है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कूलम जो है किसका है? इलेक्ट्रिक चार्ज का है कि इलेक्ट्रिक करंट का है कि रिएक्शंस का है कि रेजिस्टेंस का है? तो हम लोग देखेंगे कूलम किसका होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, कूलम होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज द डिवाइस दैट कन्वर्टेड, ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर वो क्या कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका जो सही आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर। और ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? व्हाट टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर? संयोजन, कॉम्बिनेशन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बताएंगे कमेंट करके। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 14, 14 का क्या होगा? ये है वियोजन अभिक्रिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखेंगे ये क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये सब आपको देख लेना। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक मिलके संयोग करके एक अभिक्रिया का निर्माण करता है, उसका संयोजन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्या चाहिए कि जब किसी के साथ अभिक्रिया करके और उसको हटा के अपने ही भाग ले लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। डबल विस्थापन में भी सेम उसी तरह से 2 का विस्थापन होगा यहाँ पे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन यहाँ पे हो रहा है? इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में क्या चीज का उपचयन हो रहा है? इसको कमेंट करना है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या चीज का है, तो H2 का है। देखेंगे H2 जो है यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे H2 का जो है क्या है? उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र में से किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? व्हाट टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज द टेकिंग प्लेस इन द गिवन फिगर? पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो क्वेश्चन है क्या होगा इसमें?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, इसका फिगर यहाँ पे दिया रहना चाहिए। और इस फिगर, तो यहाँ पे ये जो है डायग्राम इसका यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि सपोज करते हैं कि एक क्या चीज स्टैंड है और इस स्टैंड में क्या है, फ्लास्क यहाँ पे लगा दे रहे हैं और ये स्टैंड से इसको हम यहाँ पे पकड़ा हुआ है और ये स्टैंड लगा देते हैं। अब यहाँ पे ये लोहा का 2 गो कील है, ये बंधा हुआ है आयरन और धागा से बंधा हुआ है। अब इसमें डाला हुआ क्या चीज, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। इसमें है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और ये लोहे के कील है। तो ये बताना है कि इसमें ये डाला हुआ इस तरह से, इसमें से कौन सा भी क्रिया हो रहा है। तो इसमें जो हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि वह विस्थापित करके अपना स्थान को खुद क्या कर ले रहा है, ले रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज कोई नहीं, मतलब ये जो ऑप्शन है डी नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अरेंजमेंट थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो हम लोग इसमें देखेंगे यहाँ पे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो है यह क्या चीज है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये अम्ल के साथ जो है अलग तरह का सूचक यूज करता है और क्षार के साथ अलग यूज करता है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है। तो अब वहां पे देखेंगे पीएच मान, ये होता है पीएच स्केल, ये हो गया पीएच स्केल। और पीएच स्केल में यहाँ 7, ये ऐसे इस तरह से होता है और ये होता है 7 में हम लोग देखेंगे न्यूट्रल होता है उदासीन। इधर जैसे जैसे जाएंगे तो ये क्या होगा, अम्ल होगा और इधर ये क्या होगा, क्षार होगा। तो अब यहाँ पे 7 है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पीएच वैल्यू कितना है, 10 है, इधर है। तो इधर जब यहाँ पे होगा, ये 10 मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यह क्या होगा, क्षार होगा। तो ये पीएच है, इधर जो रहेगा वो अम्ल रहेगा, 0 से लेके 6.10 तक जो है, 9 तक जो है अम्ल रहेगा और ये उदासीन रहेगा। और पीएच वैल्यू भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि सबका ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, लार का पीएच वैल्यू कितना होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। तो 19 में एक चित्र दिया हुआ है, एक चित्र यहाँ पे हम बना देते हैं। इस तरह से एक डायग्राम यहाँ पे है। अब इस डायग्राम में इस डायग्राम थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, बस इसमें देखना है कि डायग्राम है क्या चीज का। तो ये अब यहाँ पे बोला गया है कि दिए गए चित्र में क्या सूचित करता है, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, ये बताता है। हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन की चेतावनी चिन्ह है। तो याद रखेंगे जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, तेजाब जितना भी रहेगा उस बर्तन पे क्या चीज का चिन्ह बना हुआ रहेगा, इस तरह का चिन्ह बना हुआ रहेगा। इससे हाथ नहीं धोना है, तो फिर हाथ धोएंगे तो फिर गोरा हो जाएंगे जल्दी, फेयर लवली का फिर काम नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है 4 नंबर सही ऑप्शन होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे इमली बोला गया था। उसके बाद है 21 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। विच नन मेटल इज द फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है अधातु बोला,
अब यहाँ पे धातु अगर बोलता तो पारा हो जाता, तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है वह अधातु है और ये जो है ताप मतलब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे, इन्हीं के एग्जाम में गए वहां पे लिखा हुआ कौन पाया जाता है तो मार देंगे यहाँ पे धातु में, पहला ऑप्शन वही दिया हुआ। तो एग्जाम में है आराम से क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ना, उसके बाद टिक मारना है, कलर करना, नहीं तो फिर क्या करेंगे, मार लेंगे या बाद में पछताएंगे अगल बगल देख देख के। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि वे देखो उसका आंसर तो ये होता है और अक्सर बाद में याद आता है, और एग्जाम समय तो बहुत कम याद आता है, जब टेम्पो में बैठ जाते हैं घर आने के लिए तब वहाँ सही सही आंसर आने लगता है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो आराम से आंसर देना है, तो फिर टेम्पो वाला आंसर वहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? मतलब आग को बुझाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है भाई? सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम क्लोराइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका जो सही है आंसर क्या है, तो हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आग के साथ जो है अभिक्रिया जो है कम करता है। और जो फायर ब्रिगेड है उनका देखेंगे कपड़ा भी जो है कहीं ना कहीं उन लोग को बनाया जाता है, तो इसी से बनाया जाता है कि आग उसमें कम से कम लगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे बना? ऑन व्हाट बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और साइज ऑफ एटम्स। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे कि पहले जो बहुत सारे डॉबेराइनर थे, ठीक है, उससे पहले बहुत सारे लोग चैडविक थे, सभी ने इसमें प्रयोग किया, लेकिन जो सबसे अगर सुटेबल अगर माना जाता है तो एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया गया है, इसको बनाया गया है आधुनिक मॉडर्न मतलब जो है टेबल बनाया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हम लोग देखेंगे सबसे अधिक कौन सा, सोडियम। अब यहाँ पे पोटेशियम भी दे दिया है, तो सोडियम भी है पोटेशियम भी है, लेकिन सबसे अधिक बोला तो सोडियम होगा, उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिक बोला तो सही आंसर कितना होगा, बी नंबर होगा। और इसमें जो पोटेशियम भी है लेकिन उससे ये कम है, उसको याद रखना है। अब नहीं, अगर कंपेयर टू अगर सोडियम से करेंगे तो सोडियम से करेंगे तो यहाँ पोटेशियम पहले होगा, पी पहले होगा, उसके बाद सोडियम होगा, तो पोटेशियम ज्यादा होगा और सोडियम जो है मुलायम है, सबसे मुलायम है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो सही इसका आंसर होगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। और सोडियम का है कि ये इतना मुलायम, इसको चाकू से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा पहला ऑप्शन सही होगा, पोटेशियम। 25, क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या है, पृथ्वी के भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, मिनरल्स बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो इसको भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में जो है पूरा देश का 40% खनिज पाया जाता है, तो इसी चलते क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देना चाहिए। फिर गैंग का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि गैंग क्या है, अयस्क क्या चाहिए? तो गैंग जो क्या है कि अगर हम लोग माइनिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारा धूल कण मिट्टी बालू सब जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, प्रोपोनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह होता है, अल्कोहल होता है। विच रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द प्रोपेनॉल? तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, अल्कोहल होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? तो अब यहाँ पे याद रखेंगे जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो यहाँ पे ये बोला, तो इसका जो सही आंसर होगा ये नहीं होगा, बाकी ये सब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लोग क्या करता है, अवशोषण करता है, और हम लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो क्वेश्चन में देखेंगे अच्छे से, यहाँ पे आगे आता है फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? केवल ऊपर की ओर होता है, केवल नीचे की ओर होता है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दी, जिसका ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखेंगे ऊपर से
नीचे दोनों ओर होता है, बोथ अप एंड डाउन साइड में होता है। इसका जो सही आंसर है सी नंबर, और डी में है नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर होगा दोनों साइड में होता है, सी आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, वृक्क की संरचना रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, वृक्क कहते हैं, आयरन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो इसका जो 29 का सही आंसर क्या होगा? किडनी कहते हैं। जितना भी मतलब साफ होता प्यूरिफायर होता है, ये वृक्क किडनी में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका सही आंसर है, बी नंबर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? विच हार्मोन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेनिंग द फ्रूट्स? ऑक्सिन, जेबरलिन, एथिलीन और साइटोकिनिन। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इसका जो है सही है, एथिलीन। तो एथिलीन का प्रयोग इसमें किया जाता है फल को पकाने में। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे, एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो कहां से होगा? इसका सही आंसर होगा अंडाशय द्वारा, ए नंबर। उसके बाद देखेंगे नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, प्राकन कहते हैं, जनन कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब इसका डायग्राम, मुकुलन का डायग्राम हम लोग का दिया हुआ नहीं है, इसको यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो ये क्या चीज का फोटो है? विखंडन का, द्विखंडन का, कि पुनर्जनन का? तो इसका होगा मुकुलन का, ये सही ऑप्शन है ये। उसके बाद है 34, पक्षी और चमगादड़ के पंख है, समजात अंग है, अवशोषी अंग है, जीवाश्म है, असमजात अंग है। क्या होगा इसका सही? तो यहाँ पे देखेंगे पक्षी और चमगादड़ का दोनों का अलग अलग है, इसी चलते इसका ऑप्शन क्या होगा? असमजात होगा, 34 का डी ऑप्शन। 35 में देखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चूज किया था? मटर का पौधा को चूज किया था, तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्टिव? सांप है, मेढक है, घास है, ग्रास मतलब, और ग्रास होपर है। तो इसका सही आंसर होगा घास होगा। अब देखेंगे 37, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है प्रथम पोषीय स्तर पे, द्वितीय पोषीय स्तर पे, तृतीय द्विघोषक स्तर पे, चतुर्थ पोषीय स्तर पे। तो इसका जो सही आंसर है, प्रथम पे नहीं होगा, सेकेंड पे होता है, द्विपोषीय स्तर पे होता है। उसके बाद देखेंगे 38 में ओजोन परत की अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें हम लोग देखेंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही ऑप्शन होगा इसका, बी नंबर होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन परत को क्या कर रहा है? ये लेयर कर रहा है। ओजोन परत क्या होता है? एक लेयर है इस तरह से, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? इस लेयर को इफेक्ट करता है, छेद करने का काम करता है। और सन के द्वारा जो अभी यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट जो किरण आता है, वह क्या, और इसके माध्यम से ये अर्थ में चला जा रहा है। और अर्थ में क्या हो रहा है? बहुत सारा हानिकारक यहाँ पे ये अपना इफेक्ट करता है, जैसे चर्म रोग, और बहुत सारा कैंसर भी इससे हो सकता है, और भी बहुत सारा चीज है। तो ये जो है CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब देखेंगे 39, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एंड द एग्जाम्पल द बायोमास एनर्जी सोर्स? तो 39 का क्या होगा? लकड़ी तो है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, तो नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर जो पावर है, ये इसका नहीं है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इसका सही आंसर ये होगा। और पवन के देश को फिनलैंड को कहा जाता है, वहां पे जो है मैक्सिमम इसका, और इसका भारत में भी अब धीरे धीरे जो है नॉर्थ मतलब जो है दक्षिणी क्षेत्र पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताना, पवन ऊर्जा का जो है 15 किलोमीटर जो स्पीड होना चाहिए हवा का, तभी इसका जो है विंड ये घूमता है, और इससे एनर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। तो ये था 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैक बोर्ड के लिए। और देखिए अध्ययन केंद्र में एक यहाँ पे एक नोटिस भी आया है। अब इस नोटिस को एक बार हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे अध्ययन केंद्र में जो है ऑनलाइन साइंस और कॉमर्स का
टर्म 1 और टर्म 2 मतलब यहाँ पे दोनों मिक्स हो गया। अब 11th-12th का जो है क्लास साइंस और कॉमर्स का दोनों होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड होगा, सिलेबस है कंप्लीट किया जाएगा ऑन टाइम पे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट है, अलग अलग टीचर लोग क्लास लेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में क्लास होगा, रेगुलर क्लास है, न्यूनतम फी रखा गया है। यदि आप इस क्लास में ज्वाइन करते हैं और राज्य में टॉप करते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? लैपटॉप दिया जाएगा। और राज्य में टॉप करते हैं तो आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा। और आप जो है अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर में अध्ययन केंद्र का एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। यह जो है क्लास का जो है एडमिशन अभी जारी है, चल रहा है। तो आप जल्द से जल्द 10th पास करने के बाद 11th में आप हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं या फिर 12th क्लास में जो अभी है, 11th में जो है 12th में भी जुड़ सकते हैं। और यह जो क्लास है 11th-12th के साथ साथ 9th और 10th का भी यहाँ पे क्लास चल रहा है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए अध्ययन केंद्र के साथ में।